नमस्कार दोस्तों। पिछले 10 सालों में भारत 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाए और अब मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आने वाले 10 सालों में भारत की जीडीपी 2.5 गुना बढ़ने वाली है। भारत 4 से 8 ट्रिलियन डॉलर की जगह 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने वाला है। अब आप बोलोगे कि 2035 को आने में अभी 10 साल है, पहले भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी तो बनने दो। तो देखो 2027 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी बन जाएगा और वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन जाएगा। 2027 को आने में बस 1.5 साल बचे हैं, तो टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आने वाले 10 सालों में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी और साथ में भारत के कई राज्यों की जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगी। जितनी डेवलपमेंट भारत ने बीते 10 सालों में की है, आने वाले 10 सालों में वो दुगनी होने वाली है। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आइए जानते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत आज भी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और 2028 तक वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। पर अगर भारत तेजी से ग्रो करता है तो 2028 की जगह 2027 में ही भारत वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि 2027 में भारत की जीडीपी 5.07 ट्रिलियन डॉलर होगी और जर्मनी की 5.08 ट्रिलियन डॉलर होगी। तो अगर भारत की ग्रोथ रेट 2027 में 0.2% भी ज्यादा होती है तो भारत जर्मनी को बीट करके 2027 में ही वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। फिर उसके बाद 2030 तक भारत 7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी बनेगा और फिर 2035 तक भारत की जीडीपी 10.6 ट्रिलियन डॉलर होगी और उस समय भारत के 5 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश की जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगी। देखो पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, जैसे कि देश को डिजिटलाइज करने के लिए डिजिटल इंडिया लॉन्च किया है, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया है, टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जीएसटी लॉन्च किया है, भारत में डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए यूपीआई लॉन्च किया है, गरीब लोगों तक सब्सिडी पहुंचाने के लिए जन धन अकाउंट ओपन किया है, गवर्नमेंट बैंक्स की हालत को सुधारने के लिए बैंकिंग रिफॉर्म किए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट बैंक्स के लॉस को कम करने के लिए मोदी सरकार ने बैंक्स का मर्जर किया है, देश में होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया है। इन सब के अलावा मोदी गवर्नमेंट ने कुछ और अच्छे रिफॉर्म किए हैं, जैसे कि पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स कट, उज्ज्वला स्कीम, द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, द क्रिएशन ऑफ बैड बैंक, प्रधानमंत्री किसान मिशन और वन नेशन वन राशन कार्ड। और इन्हीं रिफॉर्म को स्टडी करने के बाद मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि पिछले 11 सालों में भारत मोदी गवर्नमेंट के अंडर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है और इन्हीं सब चीजों का फायदा भारत को आने वाले 30 सालों तक मिलने वाला है। अगर हम भारत की डेकेड वाइज एवरेज ग्रोथ रेट की बात करें तो 1940 से 1950 तक इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट 3.5% थी, 1960s में भी 3.5% थी, फिर 1970s में ग्रोथ रेट गिर के 3% हुई, फिर 1980s में ग्रोथ रेट बढ़ के 5.5% हुई, 1990s में 5.8%, 2000 से 2010 के बीच एवरेज ग्रोथ रेट 6.9% थी और 2010 से 2020 के बीच भारत की एवरेज ग्रोथ रेट 6.8% थी। और फ्यूचर प्रिडिक्शन की जा रही है कि आने वाले 30 सालों तक भारत की ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा ही होने वाली है। 2020 से 2030 के बीच भारत की एवरेज ग्रोथ रेट 6.5 से 7.5% के बीच होने वाली है। 2030 से 2040 के बीच 6 से 7% के बीच रहने वाली है और 2040 से 2050 के बीच 5.5 से 6.5% के बीच होने वाली है। तो अगर भारत 6 से 7% के बीच ग्रो करता है तो 2050 तक भारत की जीडीपी 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड होगी। पर अगर भारत 8% से ग्रो करता है तो 2050 तक भारत की जीडीपी 40 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भारत को 9 से 10% ग्रोथ रेट चाहिए, तो देखो मेरा मानना है कि भारत सरकार को 9-10% ग्रोथ रेट की जगह 8% पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो अचीवेबल है। 9-10% ग्रोथ रेट को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है और वो सिर्फ चाइना कर सकता है, क्योंकि चाइना में पॉलिटिक्स नहीं होती है, भारत में पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रोटेस्ट होता है, फैक्ट्रीज को लेकर प्रोटेस्ट होता है, कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनका मेन मोटिव भारत को नीचा दिखाना, नेगेटिव दिखाना होता है। चाइना में ऐसा नहीं होता है। तो भारत सरकार को 8% ग्रोथ रेट पे फोकस करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को 10 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी बनाने में कौन कौन से ग्रोथ इंजन का मेजर कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो देखो पहला ग्रोथ इंजन है मैन्युफैक्चरिंग। भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग में बहुत फोकस कर रही है, जिसके चलते 2031-32 तक इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 16% से बढ़ के 21% हो जाएगा और 2035 तक ये
25% होगा। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का सबसे बड़ा योगदान इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का होने वाला है। दूसरा है सर्विस सेक्टर, जिसमें आईटी सेक्टर का मेजर कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तीसरा है एक्सपोर्ट। भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ता जा रहा है और एक्सपोर्ट में मर्चेंडाइज और सर्विस दोनों तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले 5 सालों में भारत सरकार ने $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। 1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज और 1 ट्रिलियन सर्विस एक्सपोर्ट। फोर्थ इंजन है इन्वेस्टमेंट। भारत जिस स्पीड से देशों के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, साथ में अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूव कर रहा है, कई ग्लोबल कंपनीज का ट्रस्ट इंडिया पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज के समय यूरोप, US, चाइना सबकी ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। वहीं भारत आज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और फ्यूचर में भी रहने वाला है। तो इस चीज के चलते फ्यूचर में भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है। अब आते हैं 5वें ग्रोथ इंजन पे, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, जब भी किसी देश को अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होता है तो वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने का मतलब देश में रोड बनाना, हाईवे बनाना, देश के कोने कोने में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, पानी पहुंचाना, रेल बनाना, पोर्ट बनाना, एयरपोर्ट बनाने जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश को सिर्फ अच्छी रोड, हाईवे, ब्रिजेस नहीं मिलते, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी खूब होती है। आपको बताता हूँ कैसे। जब किसी देश में अच्छी रोड होती है तो उस देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे आने जाने में टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। लोग आसानी से कम टाइम में ट्रैवलिंग को पूरा कर लेते हैं। बिजनेस को फायदा होता है, आप कम टाइम में अपने प्रोडक्ट को देश के किसी भी कोने में भेज देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। तो आने वाले समय में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग होता जाएगा, जिससे इंडियन इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करेगी। इसके अलावा भारत को $10 ट्रिलियन जीडीपी बनाने में कुछ राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इस समय भारत में राज्यों के बीच कॉम्पिटिशन शुरू हो गया कि कौन सा राज्य इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। इस समय अगर आप भारत के टॉप 5 स्टेट देखेंगे तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, जिसकी जीडीपी $580 बिलियन है। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है जिसकी जीडीपी $500 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, जिसकी जीडीपी $420 बिलियन है। तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, जिसकी जीडीपी $362 बिलियन है। चौथे नंबर पे कर्नाटका है, जिसकी जीडीपी $360 बिलियन है। और 5वें नंबर पे गुजरात है, जिसकी जीडीपी $350 बिलियन है। जैसे जैसे फ्यूचर में भारत ग्रो करेगा, वैसे वैसे ये राज्य भी ग्रो करेंगे। 2028 तक भारत के 2 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु की जीडीपी $500 बिलियन की हो जाएगी और 2035 तक भारत के 5 राज्यों की जीडीपी $1 ट्रिलियन होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नॉमिनल जीडीपी से कुछ फायदा नहीं होता है, पर कैपिटा से होता है। अभी भारत ने जापान को नॉमिनल जीडीपी में हराया है, पर जापान की पर कैपिटा $34,000 है और भारत की सिर्फ $2,900 है। तो देखो, पर कैपिटा को लेके इतनी रोने की जरूरत नहीं है। पर कैपिटा भारत में लोगों की इनकम कितनी है वो सही से नहीं बता पाती है। पर कैपिटा पॉपुलेशन बेस होती है। भारत की आबादी 142 करोड़ है और जापान की 12 करोड़। भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है, वहीं जापान की आबादी तेजी से गिर रही है। और भारत तो छोड़ो, चाइना भी आज तक जापान को पर कैपिटा के मामले में बीट नहीं कर पाया। तो पर कैपिटा की जगह PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी पे ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ लिविंग पर ध्यान दो कि उस देश में चीजों की कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या है, लिविंग कॉस्ट क्या है। आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझाता हूँ। चाइना की पर कैपिटा इंडिया से ज्यादा है, पर अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर करेंगे तो भारत चाइना से ओवरऑल 40% सस्ता है। रेस्टोरेंट के मामले में 25%, ग्रोसरी में 41%, ट्रांसपोर्टेशन में 26%, हाउसिंग में 44%, चाइल्ड केयर में 89%, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्टिंग में 15% और क्लोथिंग में 42%। इसी तरह अगर आप इंडियन सिटीज को चाइना की सिटीज से कंपेयर करेंगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। हाँ, पर मंथली एवरेज सैलरी चाइना में $1,069 है, वहीं इंडिया की $645 है। पर फ्यूचर में इंडियंस की भी इनकम बढ़ने वाली है। 2031 तक हाउस होल्ड की इनकम में मेजर शिफ्ट देखने को मिलने वाला है। $35,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग 2% से बढ़ के 7% होने वाले हैं। $10,000 से $35,000 के बीच कमाने वाले लोग 24 से 46% होने वाले हैं। पर देखो, इनकम बढ़ने के साथ साथ भारत सरकार को कोशिश करनी होगी कि भारत में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा तेजी से ना बढ़े, तभी इनकम बढ़ने का फायदा इंडियंस को मिल पाएगा। इसके अलावा भारत को बस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते रहना है और क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स पैदा करना है, और इतना करने से ही भारत भी चाइना की तरह इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। इसके अलावा भारत सरकार को इन्फ्लेशन को कम रखना होगा, जिससे भारत में प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा ना बढ़े और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। साथ में विमेंस का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बढ़ाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारत में औरतें काम कर सके और इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।